हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआर एकेडमी। आरआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ रंजीत चौहान, मैं आप सबके लिए लाया हूँ हिंदी ग्रामर का महा एपिसोड, जिसके अंदर हम लोग हिंदी ग्रामर के ईच एंड एवरी टॉपिक्स को वन बाय वन रिकॉर्ड करेंगे और उसको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो क्लास आपको जस्ट उसको देखना है, समझना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 100% इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल इन योर एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस निकाले गए हैं वो सब स्टैंडर्ड वाइज निकाले गए। इट मींस ये जो वीडियो है बेसिकली बेनिफिशियल होने वाला है 8, 9, 10 के जो भी स्टूडेंट है उन सभी के लिए। और खास तो ये बात है इसकी कि ये 10th स्टैंडर्ड जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं, वो इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बिकॉज इसके बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो 10th स्टैंडर्ड के बुक्स से निकाले गए हैं। सो 100% अगर आप इस वीडियोस को प्रीफर करते हो तो आपको कोई और ग्रामर की बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं, ना तो आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। ये वीडियो में मैं उतने क्वेश्चंस खुद ही दे दूंगा आप लोगों को जो इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। और श्योरली ये बोल सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में भी उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को। सो क्लास, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब हिंदी के पेपर्स हमारे सामने आते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन वाइज डिवाइड किए होते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा प्रोज सेक्शन, और जिसको हम लोग यहाँ पर गद्य विभाग बोलते हैं। तो गद्य विभाग के जो भी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं तो उसके लिए हमको पहले से ही वहां पर पैसेजेस आए होते हैं और उस पैसेजेस को देख करके उसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमको इसको कोई पढ़ने की कोई उतनी खास जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा यहाँ पर कविता यानी पोएटिक सेक्शन। उसके भी कुछ क्वेश्चन के आंसर कविताओं के स्टैंजाज में जो उनकी लाइंस होती है उसमें छुपी होती है और कुछ को हमको बाय हार्ट करना होता है। बट यू नो द क्लास, आप सभी जानते हो कि हिंदी का जो ग्रामर है, इंग्लिश का जो ग्रामर है, इट मीन्स ग्रामर इज नॉट अ सब्जेक्ट टू रट्टाफाई, इज नॉट अ टॉपिक टू रट्टाफाई। आप इसको रट्टाफाई करके कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसके लिए आपको करना क्या है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोगों को जो ट्रिक्स समझाया जा रहा है, जो फॉर्मूलेज बताए जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है, उसको जस्ट प्रैक्टिस करना है। तो एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अच्छी तरह से उसको दिमाग में बिठा करके उसको प्रैक्टिस करोगे तो जो ग्रामर का डर है वो हो जाएगा छू मंतर। सो क्लास, अब हम लोग वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। तो ईच एंड एवरी टॉपिक्स को वन बाय वन रिकॉर्ड किया जाएगा। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग जो ग्रामर लेने वाले हैं उसका नाम है कारक। ठीक है, जो आपको आपके एग्जाम में, स्कूल के एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के लिए आता है। आप सोचोगे सर 1 से 2 मार्क्स क्या इंपॉर्टेंट, लेकिन आप सभी जानते हो क्लास, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो 1 और 2 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों छोड़ना है भाई, क्योंकि इतना आसान तो है तो उसको सीख लेना है। जस्ट उसके ट्रिक्स को दिमाग में रखना है। मैं जितने भी ग्रामर्स बताऊंगा वो ट्रिक्स बेस पर बताऊंगा। तो उसके ट्रिक्स अगर आप दिमाग में रख लेते हो तो 100% ग्रामर आपका कभी भी गलत नहीं जाने वाला। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट। जो मैंने आपको बताया कि वो आपको एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स के आएंगे। सो स्टार्ट करने के पहले ये समझते हैं कि कारक क्या होता है। ठीक है, तो कारक क्या होता है, तो कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसको किसी क्रिया या अन्य शब्द शब्दों को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
आप इस तरीके से समझ सकते हो कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसको किसी क्रिया या अन्य शब्दों को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अब अगर और थोड़ा आसानी से समझा जाए तो जो क्रिया की उत्पत्ति में, ठीक है, जो क्रिया की उत्पत्ति में या क्रिया के निर्माण में हेल्प करने वाले जो शब्द लगाए जाते हैं, जो वर्ड्स लगाए जाते हैं, वही होता है कारक। तो दूसरा अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो क्रिया के निर्माण में सहायक शब्द को कारक कहते हैं। तो मैंने दो बातें लिख दी हैं और दोनों का मतलब ही कारक है। तो आपको जो अच्छा लगे, समझ में आए, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। तो कारक को समझने के लिए सबसे पहले कारक क्या है उसको समझना था, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति क्या होती है उसको पहले समझना है। सो विभक्ति क्या होती है, तो कारक को समझने के लिए हम लोगों को विभक्ति इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो विभक्ति क्या होती है पहले उसको समझना है। तो यहां पर विभक्ति, तो विभक्ति क्या है सिंपली, तो कारक को पहचानने के लिए या कारक को समझने के लिए उसके आगे जो प्रत्यय शब्द जोड़े जाते हैं, उस प्रत्यय शब्द को ही हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, कारक को समझने के लिए जिस प्रत्यय शब्द को जोड़ा जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। तो क्लास डेफिनेशन इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई पूछता है कि मतलब क्या है वो, तो एटलीस्ट बताने आना चाहिए। बाकी हम लोग इतने बड़े बड़े ये काम नहीं करने वाले, सीधे ट्रिक्स बेस पर काम करने वाले हैं। सो आप लोगों को मैंने अभी बता दिया कि कारक क्या होता है और विभक्ति क्या होती है, और इन दोनों का खेल अगर आपको समझ गया तो 100% कारक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो टोटल सबसे पहले मैं विभक्ति के रूप लिख लेता हूं, यानी वो विभक्ति कौन है। ठीक है, तो विभक्ति क्या होती है वो बात हम लोगों ने समझ ली है। अब हम जानने वाले हैं कि विभक्ति जो कारक है वो किसी ना किसी विभक्ति से जुड़ा हुआ होता है, तो वो विभक्ति। दूसरा जो होगा कॉलम वो होगा कारक का। ठीक है, यानी कौन सा कारक है वो, ये रहेगा उसके अंदर। और सेकंड होगा विभक्ति चिन्ह, जिसके आधार पर हम लोग कारक को पहचानने वाले हैं, तो विभक्ति चिन्ह। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहचान, जिसके आधार पर हम ये समझेंगे कि वो कौन सा कारक है। सो क्लास यहाँ पर मेरा टेबल 1 के रेडी हो चुका है। सो आप भी रेडी हो जाइए पेन पेपर के साथ में, ताकि आप लोग हर एक ग्रामर को इजीली कवर कर पाए। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो कारक है वो होता है हमारा कर्ता कारक। कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक। विभक्ति कौन सी होती है, तो ये पहले नंबर पे है, इसके लिए इसको रख दो प्रथमा। प्रथमा यानी यहाँ पर पहला, तो प्रथमा जो है यानी कर्ता कौन सा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। और यहाँ पर कारक चिन्ह जो होता है वो क्या यूज किया जाता है, तो मैंने बोला ने यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता ने, क्या बोला मैंने, कर्ता ने। पहचान क्या है इसकी, तो जो क्रिया को करने वाला होगा उसके पीछे प्रत्यय रूप में
रूप में ने अक्षर जुड़ा होगा। एकदम सिंपल। क्या बोला मैंने कि जो भी वाक्य है उस वाक्य के अंदर क्रिया होगी और उस क्रिया को करने वाला जो बंदा होगा या जो भी पर्सन होगा, जो भी संज्ञा होगा, जो भी सर्वनाम होगा, ठीक है, तो उसके साथ में आपको देखना क्या है, ने देखना है। आपको सेंटेंस में क्या देखना है, ने देखना है। अगर ने दिख गया तो वो संज्ञा या सर्वनाम से लेकर के आपको ने तक अंडरलाइन कर देना है और निकाल के रख देना है कि ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। बोलो, है ना आसान एकदम। तो और सर ज्यादा क्लियरेंस के लिए कैसे समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैंने बोला इसको उदाहरण के तौर पर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक का मैं टेबल इसको कवर करता हूँ और इसके उदाहरण में आपको साइड में दे देता हूँ। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रफ कर रहा हूँ, जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो पहला एग्जाम्पल है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कर्ता कारक का एग्जाम्पल यानी उदाहरण करने जा रहे हैं हम लोग। जैसे कि पहला मैं लिख सकता ऐसे, मैं खुद का ही नाम लिख रहा हूं, तो रंजीत ने पुस्तक पढ़ाया। रंजीत ने पुस्तक पढ़ाया, ठीक है क्लास। तो यहां पर क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की। एक्टिविटी क्या हो रहा है, पढ़ाना। तो पढ़ाने की जो एक्टिविटी है वो करने वाला कौन है यहाँ पर, यानी क्रिया को करने वाला। हमने लिखा क्या, जो क्रिया को करने वाला होगा। तो यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, रंजीत कर रहा है। तो रंजीत के पीछे मैंने प्रत्यय रूप में क्या जुड़ा होगा, ने। तो है ना पहचान सिंपल। ने दिख गया, समझ जाओ कौन सा कारक, कर्ता कारक। तो होप सो आप लोग को समझ गया होगा। तो यहाँ पर रंजीत ने जो है वो क्या है, कर्ता कारक। उत्तर कैसे लिखा जाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर क्या कर लेना है, रंजीत ने ऐसे निकाल के लिख लेना है और यहाँ पर हमको डैश डाल करके क्या लिख देना है, कर्ता कारक। तो इससे आसान तो अब मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह से आपको देखना है। आपके तसल्ली के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि रोहित ने गाय को मारा। रोहित ने गाय को मारा। तो यहां पर गाय को मारने की क्रिया हो रही है, यानी क्रिया क्या हो रही है इसके अंदर, क्रिया हो रही है इसके अंदर मारने की। और मारने की जो क्रिया है वो कर कौन रहा है, रोहित कर रहा है। तो मैंने अभी क्या समझा था कि जो भी क्रिया करेगा उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, ने। तो होप सो आपका जो डाउट है अब टोटली क्लियर हो चुका रहेगा कि जिसके साथ ने, तो ट्रिक समझा। ट्रिक में क्या देखना है आपको, ने दिमाग में रखना है। तो कर्ता ने, तो यहाँ पर जो भी कर्ता होगा उसके साथ में क्या लिखा रहेगा, ने लिखा रहेगा। तो आपको इस तरीके से आंसर निकाल करके रोहित ने और आगे जाके कर्ता कारक लिख लेना है। सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड कारक की तरफ, यानी दूसरे टाइप की तरफ। तो दूसरा जो कारक है वो है कर्म कारक। कौन सा कारक है, कर्म कारक। और क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है, इसके लिए विभक्ति कौन सी होगी, तो एकदम सिंपल, द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति में कारक कौन सा है यहाँ पर, तो मैंने बोला कर्म कारक। इसकी पहचान यानी विभक्ति चिन्ह क्या है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगेगा को। कौन सा लगेगा, को। तो सिंपल सा है, जैसे कर्ता ने था तो वैसे कर्म को है। तो यहाँ पर सर इसकी पहचान क्या, तो जिसके ऊपर क्रिया हो रही है, जिसके ऊपर क्रिया हो रही है, ठीक है, अथवा जिस पर क्रिया, ये इस साइड से लिख लेना है, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ प्रत्यय रूप में को जुड़ा होगा।
यानी यहां पर तो बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। दिमाग में ये रखना है कि जिसके ऊपर क्रिया हो रही है, अब अगर कोई क्रिया की जा रही है तो किसी ना किसी चीजों के ऊपर की जाती होगी, तो जिसके ऊपर की जा रही है उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, प्रत्यय रूप में को जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? को जुड़ा होगा। इसका मतलब यहां पर कि जो को है वो उसके साथ में ही जुड़ा होगा। इतना समझा? यानी उसके पीछे प्रत्यय रूप में जैसे ने था वैसे ही यहाँ पर को होगा। तो इसको और समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो और समझने के लिए हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो दूसरा उदाहरण अगर मैं लूं, कौन से कारक का? करण कारक का। तो हमको दूसरा एग्जाम्पल लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो रोहित ने गाय को मारा, सिंपल आप उसको अपना पहला उदाहरण बना सकते हो। रोहित ने गाय को मारा, सिंपल। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एक वाक्य में दो या दो से ज्यादा भी कारक हो सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कारक दिखाना चाहते हो। या तो वो क्वेश्चन दूसरा टाइप वाला होना चाहिए कि जिसके साथ अंडरलाइन है, तो उस वर्ड को आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा। तो इसमें कोई अंडरलाइन नहीं है, लेकिन हमको पता क्या करना है, कर्म कारक पता करना है। तो कर्म कारक के लिए मैंने क्या बोला कि क्रिया हो रही है मारने की, और ये मारने की क्रिया जिसके ऊपर हो रही है, किसके ऊपर हो रही है? गाय के ऊपर हो रही है। उसके पीछे क्या जुड़ा होगा? को जुड़ा होगा। तो ये देखिए ना यहाँ पर, तो गाय को है ना, तो इस तरीके से आप निकाल करके आंसर लिख सकते हो, गाय को। और ये कौन सा कारक? कर्म कारक। तो है ना आसान क्लास, एकदम सिंपल। तो एक एग्जाम्पल ये भी समझ गया, या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? तो यहां पर जैसे कि हम बोल सकते हैं कि माँ ने साहिब को खाना, साहिब सर लिख देते हैं क्योंकि हमारे सर भी हैं, तो साहिब सर को खाना दिया। तो यहां पर देने की क्रिया हुई है, और ये देने की जो क्रिया है तो किसके साथ हुई है? साहिब सर के साथ में, और उनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? वो। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साहिब सर को इस तरीके से निकाला, और आगे क्या लिख देना आपको? कर्म कारक। होप सो आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो जो दो ग्रामर है सक्सेसफुली, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तीसरा जो विभक्ति है वो होती है हमारी तृतीया, तीसरे नंबर पर है इसके लिए तृतीया विभक्ति, ठीक है। और कारक जो होगा वो है करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, किससे? करण से। तो यहां पर जो विभक्ति चिन्ह होगा वो क्या होगा? से होगा। यानी आपको दिमाग में क्या रखना है? से दिमाग में रखना है। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान ये है कि क्रिया को करने के लिए उपयोग में लाए गए साधन या वस्तु के साथ से शब्द या फिर अक्षर प्रयुक्त होगा। यानी इसमें जो प्रत्यय युक्त शब्द होगा वो क्या होगा? से होगा। और यहां पर क्या बोला कि क्रिया को करने के लिए, यानी जो भी क्रिया की जा रही है उस क्रिया को करने के लिए आप जिस भी साधन का, जिस भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, यानी सोर्स के रूप में यूज कर रहे हो, उसके साथ में प्रत्यय रूप में कौन होगा? तो मैंने बोला से होगा। इसका मतलब कि वो उसके साथ ही होगा, ऐसा नहीं कि उससे अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर ये कौन सी विभक्ति कहलाएगी? तृतीया विभक्ति। कारक कौन सा कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। और उसके लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से। और क्लियर करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है
यहां पर मैं ले सकता हूं कि रोहित ने गाय को डंडे से मारा। यहां पर क्रिया हो रही है मारने की, किसके ऊपर हो रही है? गाय के ऊपर। लेकिन मारने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है? तो मारने के लिए उन्होंने साधन के रूप में किसको लिया है? डंडे को लिया है। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया कि डंडे या जो भी साधन होगा उसके साथ में क्या जुड़ा होगा? से जुड़ा होगा। तो यहां पर रोहित ने गाय को डंडे से मारा, तो आपका जो आंसर होगा वो कहां होगा? डंडे से, क्योंकि यहाँ पर जो एज अ सोर्स यूज किया गया है मारने के लिए, क्रिया करने के लिए, वो क्या था? डंडा था, और उसके साथ में क्या जुड़ा है? से जुड़ा है। तो आप इसे समझ सकते हो कि यहाँ पर डंडे से। तो आंसर कैसे निकालोगे? डंडे से यहाँ पर लिख देना और उसके बाद डैश करके आप आगे लिख देना कि वो कौन सा कारक है? करण कारक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आंखों से देखते हैं, यानी देखना तो एक क्रिया है, और इस क्रिया को करने के लिए क्या चाहिए? क्या सोर्स चाहिए? वो सोर्स है हमारी आंखें। बिना आंखों के तो नहीं देख सकते ना, तो इसका मतलब यहाँ पर सोर्स जो है वो उस क्रिया को करने का वो कौन है? आंख। और उसके पीछे क्या जुड़ा होगा? से जुड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंखों से। तो सिंपल यहां से आप निकाल के लिख लो, आंखों से। और यहाँ पर ये कौन सा कारक है? तो करण कारक है। एकदम सिंपल। होप सो आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। तो मैं अभी 2 एग्जांपल्स ही दे रहा हूँ, लास्ट में मैं ये सब रफ करके आप लोग को एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा। दैट्स ऑल। उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, बस टेंशन खत्म। अब आगे बात करते हैं विभक्ति का। तो चौथे नंबर पे आ रहा है इसके लिए, ये होगा चतुर्थ। कौन सा कारक? यानी यहाँ पर विभक्ति कौन सी? चतुर्थ विभक्ति होगी। कारक कौन होगा? तो यहाँ पर कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान। कौन रहेगा? संप्रदान। जैसे कि मैंने आपको बोला था, राइम्स बिठा के आप याद करो इसको। तो संप्रदान, ठीक है, को, के लिए, को, के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो भी क्रिया होने वाली है उस क्रिया को किसी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जिसके लिए भी किया जाएगा तो उसके साथ में को, या फिर मैंने बोला उसके लिए, उसके साथ में क्या? के लिए, इस शब्द को जोड़ा होगा। यानी क्रिया को करने के लिए किसी, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने यहां पर लिया, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या देखा? चतुर्थ, जिसमें संप्रदान है, और उसके बाद को, के लिए। तो यहां पर जो भी क्रिया की जाने वाली है वो क्रिया किसके लिए की जा रही है? जिसके लिए भी की जा रही है उसके साथ में ये शब्द जुड़े होंगे या अक्षर जुड़े होंगे। तो जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसके लिए को, या के लिए शब्द या अक्षर का उपयोग होगा, ठीक है। तो सिंपल है, जिसके लिए भी क्रिया की जा रही है तो उसके साथ में जो शब्द जुड़ा होगा वो क्या होगा? तो या तो को होगा या तो के लिए होगा। और यहां पर लेन देन की भावना दिखाई देती है, लेन देन, ठीक है। सर और क्लियर करो, तो और क्लियर कर सकते हैं हम इसको उदाहरण के जरिए। तो यहां पर सबसे पहला जो उदाहरण मैं ले लेता हूं कि सिंपल सी बात है यहां पर कि रोहन ने मोहन के लिए मिठाई लाई। सिंपल। तो यहां पर रोहन ने मोहन के लिए,
ठीक है, यानी जिसके लिए भी क्रिया की जा रही है उसके साथ में क्या जुड़ा होगा। तो यहाँ पर लाने की क्रिया हो रही है, लेकिन ये लाने की क्रिया कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, तो मोहन के लिए कर रहा है। तो जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसके साथ में क्या होगा, के लिए होगा। तो देखो ना, यहाँ पर मोहन के लिए क्रिया की जा रही है और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर के लिए है। तो एकदम सिंपल, समझा। अब यहां पर दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो ले सकता हूं, यहां पर नंदू ने बुंदलेला, बुंदलेला एक नाम है, तो नंदू ने बुंदलेला को बुलाया। तो यहां पर ये बुला तो रहे हैं, ये बुलाने की क्रिया किसके लिए की जा रही है, तो बुंदलेला के लिए की जा रही है। तो उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, को जुड़ा होगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, किससे, कर्म कारक से। और यहाँ पर मैंने बोला कि किसके साथ में, संप्रदान कारक से, क्योंकि यहाँ पर जिसके ऊपर क्रिया हो रही है उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, को जुड़ा होगा। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, जिसके लिए क्रिया की जाती रहेगी उसके साथ में को जुड़ा होगा या फिर के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रामर की तरफ, यानी अगला जो टाइप है उसका वो है यहाँ पर पंचमी। क्या है, पंचमी, पंचमी विभक्ति। और कारक कौन सा है, तो यहाँ पर कारक है अपादान कारक। तो मैंने क्या बोला, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, और अपादान, अपादान, ठीक है, कौन सा कारक, अपादान से। क्या रहेगा, अपादान से। सर ये तो पहले भी से था और अभी भी से है, तो फिर हम कैसे समझेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, समझाता हूं आप लोगों को। तो यहां पर पहले, यहां पर देखो आपने क्या देखा था कि जो से शब्द था वो क्रिया को करने के लिए उपयोग में लाए गए साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। यहां पर जो से शब्द होगा ये कोई साधन नहीं होगा। यहां पर बिछड़न, तू बिछड़न, बिछड़न यानी एक चीजों का दूसरे चीजों से अलग होने का भाव नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर किसी चीजों का किसी दूसरे चीजों से अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो एकदम आसान है कि एक चीजों का दूसरे चीजों से या किसी चीजों का दूसरे किसी चीजों से अलग होने का यानी बिछड़ने का, अलग होने का भाव दिखाई देता है। यानी यहाँ पर कोई साधन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अलग हो रहे हैं दो चीजें, तो जब अलग होने का भाव होगा तो उसके पीछे जो प्रत्यय युक्त शब्द होगा वो क्या होगा, से होगा। तो यहाँ पर आप दिमाग में रख सकते हो, उदाहरण के तौर पर जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर गए, गिर गए। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते, यानी यहां पर दो चीजें कौन थी, पेड़ थी और पत्ते थे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हुए, अलग। और इस चीजों को अलग करने के लिए क्या यूज किया गया, से। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज किसी चीजों से अलग होती है और अलग होने पर यहाँ पर से वर्ड दिखाई देता है, तो समझ जाना वो कौन सा कारक है, तो वो है अपादान कारक। सो क्लास आप लोग को समझ गया होगा। सेकंड, जैसे कि रोहन गांव से शहर गया। तो यहां पर रोहन गांव से शहर, तो दो कौन सी चीजें जो एक दूसरे से अलग, गांव और शहर दोनों एक दूसरे से अलग है। और इसको अलग करने के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया, से इस्तेमाल किया गया। तो आप यहाँ पर आंसर निकाल के रख सकते हो, पेड़ से। ठीक है, क्या, पेड़ से, और उसके बाद गांव से। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन सा कारक बन जाएगा, अपादान कारक बन जाएगा। है ना एकदम आसान। तो आप लोगों को आराम से एकदम राइम्स के थ्रू कैसे याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। ठीक है, अब हमारा जो कारक शुरू होने जा रहा है वो है कौन सा कारक, तो वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है सर, वो छठवें नंबर पे आ रहा है।
तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, षष्ठी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, षष्ठी बोलेंगे। और षष्ठी जो है वो है संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। तो षष्ठी जो है वो संबंध कारक है, यानी षष्ठी विभक्ति है, और जो कारक है वो कौन सा है, संबंध। सर इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, एकदम सिंपल, राइम्स के थ्रू, ना नी ने, ना नी ने, ठीक है, ना नी ने, काकी के, काकी के, तो नानी ने काकी के रा री रे किया, ठीक है, तो नानी ने काकी के रारी रे किया। तो षष्ठी में जो संबंध है, यहाँ पर दो लोगों के संबंध को, दो चीजों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है चिन्ह कारक, उसको, उसमें क्या जुड़ा होगा, ना या फिर का या फिर रा, यानी जो लिखे उसमें से। अब ये किसी शब्द के साथ में आ सकते हैं या तो इंडिविजुअल वर्ड के साथ में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, किसी दो चीजों के बीच, अब वो दो चीजें या दो लोग या दो कोई भी चीजें हो सकती है जिसके मध्य, ठीक है, तो दो चीजों के बीच संबंध को दर्शाने का काम करता है, ठीक है। तो ये दो चीजों के बीच संबंध दर्शाने का काम करता है। तो उदाहरण सर, तो उदाहरण एकदम सिंपल, जैसे कि तुम्हारा, एक मिनट, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला। तो देखो यहाँ पर रा शब्द इस्तेमाल किया गया, ठीक, तो इससे आप समझ सकते हो। उसके बाद दूसरा जो लिख सकते हैं, आप बोल सकते हो जैसे आपका, आपकी याद बहुत आती है, आपकी याद बहुत आती है। तो क्लास यहाँ पर देखो आपकी, तो इस तरीके से आपको जो शब्द होंगे वो, यानी जो अक्षर होंगे वो किसी शब्द के साथ में ही प्रयुक्त होंगे, और यहाँ पर किसी और का और आपका क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। आपको किसी की याद बहुत आती है, इसका मतलब वो जो पर्सन है और आप जो हो, दोनों के संबंध को दिखाने के लिए यहाँ पर किसको इस्तेमाल किया गया, कि इस अक्षर का इस्तेमाल किया गया। तो होप सो आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने संबंध कारक यानी जो षष्ठी विभक्ति तक बताया वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है, तो फिर मैं इसको रफ करूंगा और उसके बाद आगे के पार्ट को कंटिन्यू करूंगा। सो फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे काम बढ़ाता हूँ। सो नेक्स्ट जो था, जैसे कि षष्ठी तक आपने देखा, अब षष्ठी षष्ठी के बाद सातवें नंबर पे, नाम से समझ में आता है सर सप्तमी, क्या होगा, तो सप्तमी विभक्ति। तो विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है, और कारक कौन सा होगा, अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक, सर इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, बहुत ही सिंपल, में, पर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल इंडिविजुअल अकेला था, में या पर, कोई था ही नहीं। तो ट्रिक्स में आपको दिमाग में क्या रखना है कि जिस सेंटेंस में आपको में दिख गया या जिस सेंटेंस में आपको पर दिख गया, समझ जाना वो कौन सा कारक, तो वो कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। पहचान, यानी क्रिया के आधार के रूप में, ठीक है, में या फिर पर जुड़ा होगा, एकदम सिंपल। तो क्रिया के आधार के रूप में या तो में या तो पर ऐसे कोई अक्षर जो है या शब्द जो है वो जुड़े होंगे। जैसे कि सर और क्लियर करो, तो यहाँ पर उदाहरण के थ्रू क्लियर करते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि बंदर पेड़ पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, सिंपल।
तो बंदर अगर पेड़ पर बैठा है तो हम क्या करें भाई। लेकिन यहाँ पर पेड़ पर बैठने के लिए उसको जो आधार चाहिए, ठीक है, वो आधार क्या है, पेड़ है। तो यहाँ पर जो आधार है पेड़ है, और उस आधार के साथ में क्या जुड़ा होगा, तो मैंने बोला पर जुड़ा होगा या तो में जुड़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पेड़ पर। आपको यहाँ पर निकाल के रखना है पेड़ पर, ठीक है, पेड़ पर। और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है कि ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, एकदम सिंपल। दूसरा, मगर रहता है, कहाँ रहता है, तो मगर पानी में रहता है। कहाँ रहता है, मगर पानी में रहता है। क्या सर नई बात बता रहे हो, मगर पानी में रहता है, सच में पानी में रहता है। तो यहाँ पर मगर के लिए जो आधार है वो कौन है, पानी है। तो यहाँ पर पानी में जो रहेगा उसके साथ में आपको, यानी पानी जो है वो आधार है मगर के लिए, और उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, तो मैंने बताया था कि में जुड़ा होगा। तो समझ जाना कि वो क्या है आपका, यहाँ पर अधिकरण कारक नहीं। तो सिंपल एकदम दिमाग में डाल दो यार कि में और पर अगर दिख गया वाक्य में, समझ जाना कि उसके आगे वाले शब्द को और उसको लेकर के आपको क्या बना देना है, कारक बना देना, यानी वो अधिकरण कारक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कारक भी क्लियर होता है। और जो बचा आखिरी और लास्ट जो कारक है वो है हमारा अष्टमी। नाम से समझ में आता है अष्टमी, ठीक है। कौन सा कारक, अष्टमी विभक्ति है, और कारक कौन सा है, संबोधन। कौन सा है, संबोधन। संबोधन कौन सा कारक, संबोधन कारक। तो संबोधन में हम लोग क्या करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, यानी यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह होगा वो क्या होगा, तो वो विभक्ति चिन्ह होगा अजी, अरे, ठीक है, हे। तो जैसे कि इसको समझने के लिए मैं बताऊं, तो यहाँ पर सिंपल पुकारने की क्रिया होती, पुकारने या फिर बुलाने की क्रिया की जाती है। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो किसी को पुकारने, किसी को बुलाने, या फिर किसी को पुकारने या बुलाने की क्रिया होगी इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि समझो अगर आपकी नई नई शादी हो, और नई नई शादी होने के बाद जानते हो एक पत्नी एक हस्बैंड को किस तरीके से बुलाती है, बड़े प्यार से बुलाती है। कैसे बुलाती है, अजी सुनते हो। तो क्या बोलती है, अजी सुनते हो, यानी वो क्या कर रही है, पुकार रही है। तो पहले क्या बुलाएगी, अजी सुनते हो। तो यहाँ पर जो उन्होंने पुकारा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन सा कारक हो गया, वो कौन सा कारक हो गया, तो संबोधन कारक हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर वही शादी को कुछ साल बीत जाए, ठीक है, तो फिर जानते हो ना कैसे बुलाया जाएगा, अरे जरा इधर आना। रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई यार। तो अरे। तीसरा, अब नाम ही नहीं लेना है ज्यादा कुछ गुस्से में, तब क्या बोलेंगे, हे। जरूर सुन यहाँ पर थोड़ा, तो यहाँ पर हे, जरा इधर तो आ, ठीक है। तो यहाँ पर अजी, अरे, हे इत्यादि अक्षरों का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा आपका, अष्टमी विभक्ति कारक हो जाएगा, संबोधन। तो आपको इस तरीके से हमारा का पूरा कारक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जो इसकी प्रैक्टिस सीरीज है मैं साइड में अभी बोर्ड पे लिख देने वाला हूँ, और उसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, और 100% ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आपको दिमाग में खाली क्या रखनी है, तो यहाँ पर मैंने बोला विभक्ति चिन्ह दिमाग में रखना है, कारक दिमाग में रखना है, और उसकी ये पहचान। ये थोड़े कम आते हैं लेकिन नॉलेज पर्पस के लिए इसको दिमाग में रख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। मैं अभी फटाफट उसको बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी कर लेना। ओके, थैंक यू।